तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पे, जहां पर आज एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे वो भी अमेजिंग सीरीज टीन वुल्फ को देख पाए। और अब शुरू करते हैं सीरीज को, जहां पर पिछले एपिसोड में हमने देखा स्टाइल डर चुका था कि उसका सेक्रीफाइस ना हो जाए, क्योंकि वो भी एक वर्जिन था और पहले 2-3 वर्जिन की मौत हो चुकी है। वहीं अल्फा प्रॉब्लम टाउन में बढ़ती जा रही थी और अल्फाओं का अल्फा डेकेलियन टाउन में आ चुका है। और यहाँ पर पहले सीन में हम देखते हैं स्कॉट और एलन, जो उनका वेटनरी डॉक्टर है, एक डॉग को ट्रीट करने लग रहे थे और रात के टाइम में उस डॉग को ट्रीट करके भेज देते हैं उसके मालिक के साथ। बट उन्हें अभी भी डाउट था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और तभी उन्हें पता चलता है कि डॉग ने मिसलटो नाम की चीज खा ली है, जो जहरीली होती है डॉग्स के लिए भी और वेयरवुल्फ के लिए भी। वही हम देखते हैं डॉग का ओनर काइल था, जो स्कॉट का सीनियर है। हम देखते हो डॉग को घर पे ले जाने लगता है, बट तभी डॉग अंधेरे में भाग जाता है डरते हुए और उसका पीछा काइल करते हुए जाने लगता है। बट हम देखते हैं अंधेरे में काइल पे कोई अटैक करता है और उसको खींच के ले जाता है। और वहीं पर डॉग की भौंकने की आवाज सुन के बाहर आता है स्कॉट, बट उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और उसे लगता है कि कहाँ जा सकता है काइल अपने डॉग को छोड़ के, और वो डॉग को अपने पास रख लेता है। और वही हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं स्कॉट टाइल्स के साथ था और यही टॉपिक डिस्कस करता है कि किस तरह काइल कल रात को गायब हो गया था। और ये सोच के स्टाइल सोचता है शायद वो भी ना मर जाए, और अगली बार क्या उसकी भी हो सकती है, क्योंकि वो भी वर्जिन है। उसको बहुत ज्यादा टेंशन है ये सब सोच के। और वहीं डैनी ये सब सुनने लग रहा था और वापस स्टाइल साफ करता है कि उसे सेक्स करना है, जल्द से जल्द करना है। और ये सुन के डैनी बोलता है चल मेरे साथ ट्राई करेगा। और हम देखते हैं कि स्टाइल रेडी भी हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए, बट डैनी बोलता है मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं मजाक कर रहा था। और ये कह के डैनी वहां से चला जाता है। और ये बात सुन के स्टाइल को बहुत बुरा लगता है कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं भाई, बट वहां पर डैनी को कोई मतलब नहीं था। और स्टाइल को टेंशन है कि शायद अगला शिकार ना हो वो उस ह्यूमन सेक्रीफाइस का, जो इस टाउन में होने लग रहा है हर वर्जिन के साथ में। और वही स्कूल स्टार्ट होने से पहले जेनिफर, जो उनकी इंग्लिश टीचर है, अपने क्लास में जाने लगती है, बट वहां पर डेरिक उससे मिलने के लिए आ चुका था। और ये देख के जेनिफर थोड़ी डरी हुई थी, उसे लगता था उसकी बात का कोई यकीन तो करेगा नहीं, पता नहीं किस लिए आया, मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है। बट हम देखते हैं डेरिक सख्त लोंडे का दिल पिघल चुका था इस लड़की के लिए, और ये इससे उसका हालचाल पूछने आया था। और ये देख के जेनिफर को भी थोड़ा अच्छा लगता है। हम देखते हैं इन दोनों की केमिस्ट्री जमने लगती है और यहाँ से डेरिक हालचाल पूछ के वहां से चला जाता है। और ये देख के जेनिफर को बहुत अच्छा लगता है। और वहीं स्कूल के सारे बच्चों को कोच लेके जाते हैं रनिंग के लिए, जहां पर हम देख पाते हैं आइजैक महसूस कर पाता है दोनों अल्फाओं को, जो ट्विन थे। हम देखते हैं उनके पीछे भागने लगता है और ये देख के समझ जाता है स्कॉट भी, और उसको रोकने का ट्राई करता है, बट आइजैक गुस्से में था। और हम देखते हैं उन दोनों का पीछा करने लगता है, बट पता चलता है दोनों ट्विन अल्फा उसको पकड़ के मारने की प्लानिंग करते हैं। और वहीं पर स्कॉट उनकी आके जान बचाता है और सब अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं अपनी पावर यूज करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए। बट तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि काइल की मौत हो चुकी है। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, बट तब तक स्टाइल टेंस था और स्कॉट से बोलता है देखो एक और डेथ हो चुकी है। और पता चलता है काइल वही लड़का है जो अपने डॉग को लेकर आया था उस हॉस्पिटल में कल रात को, और कल रात से ही वो गायब है। और ये देख के तो स्कॉट भी टेंस हो चुका है। और यहाँ पर स्टाइल साफ करता है कि कोई तो मिलके मारने लग रहा है इन बच्चों को, इनोसेंट लोगों को ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई बड़ी गड़बड़ है। बट आइजैक बोलता है ऐसा नहीं है, शायद ये वेयरवुल्फ इनको मारने लग रहे हैं। बट स्टाइल का क्वेश्चन था अगर वो वेयरवुल्फ के तरीके से मारेंगे तो उन जैसा निशान मिलेगा ना, ये तो किसी ह्यूमन ने उसको गला काट के मारने की ट्राई किया है। और हम देखते हैं स्कॉट समझ नहीं पा रहा है किसको सपोर्ट करे, और वहां पर टेंस्ड है और पता लगाना चाहता है कि गड़बड़ क्या है। और वहीं हम देखते हैं आइजैक साफ कर देता है कि वो तो लड़ेगा, वो इन दोनों ट्विंस से बदला लेकर रहेगा, क्योंकि उन ट्विंस ने उस लड़की को मारा है जिसने उसकी जान बचाई थी। और ये कहने के बाद वहां चला जाता है। वो स्टाइल समझ नहीं पा रहा है वो कैसे समझाए कि शायद उसका सेक्रीफाइस नेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और वहीं स्कूल के अंदर एलिसन क्लास में सो जाती है और वहीं उसकी फ्रेंच टीचर वही मिस मोरिन नोरेल आके उसे डांटती है इसके लिए, और वहां पर उसको पनिश करती है लंच में डिटेंशन के लिए। जहां पर एलिसन पूछना चाहती है कि वो बैंक में क्या कर रही थी उस रात को, बट वो कोई जवाब ना देते वहां से चली जाती है। और जैसे मिस मोरेल को कुछ बताना ना हो कि वो डेकेलियन के साथ कर क्या रही थी। और वहीं पर एलिसन को गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर नहीं पाती है। और दूसरी क्लास में कोर्ट वापस आ चुका था और समझाने का ट्राई करता है आइजैक को कि गुस्सा ना करे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करे और कोई बड़ी गड़बड़ खड़ी नहीं होनी चाहिए। बट हम देखते हैं आइजैक वहां से बाहर जाने लगता है और तभी पता चलता है ट्विन उसका वेट कर रहे थे वहां पर। और हम देखते हैं ट्विन उस पर तो अटैक नहीं करते हैं, बट अपने एक भाई को पटक पटक के मारते हैं और उसको इतना घायल कर देते हैं कि सब लोग जब आके देखते हैं
तो सब लोग को ऐसा लगता है कि ये आइजैक ने किया है, इस वजह से आइजैक को डिटेंशन मिलता है स्कूल में। और ये देख के स्कॉट को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। और वहां पर हम देख पाते हैं कि दोनों ट्विन अल्फा अपना काम बहुत अच्छे से करने लग रहे थे, जिससे कि वो इरिटेट कर सके, इन्हें तंग कर सके और कहीं ना कहीं हार्म भी। और यहाँ पर ईडन जो ट्विन में से एक है, ट्राई कर रहा था फ्लर्ट करने का लिडिया को, और ये देख के समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके दोस्तों को ट्रिगर कर रहे हैं और टारगेट भी कर रहे हैं। और ये देख के सोचने लगता है हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वही स्टाइल पता लगाना चाहता है कि उसका अगला नंबर तो नहीं है, और वहीं काइल की गर्लफ्रेंड से जाके मिलता है और पता लगाता है कि वो वर्जिन था क्या नहीं था, और एक तमाचा खाकर वापस आ जाता है और समझ जाता है कि वो वर्जिन नहीं था, तो शायद उसकी जान बच सकती है। और उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं बकवास करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। 3 पहले ही डेथ हो चुकी है, ये 4th डेथ थी, FBI वाले टाउन में आ चुके हैं, तो बड़ी गड़बड़ क्रिएट होने वाली है। और यहाँ पर स्टाइल क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को, और वहीं पर हम देखते हैं डिटेंशन हो जाता है बाकी सब बच्चों का, जिनमें से शामिल थे आइजैक और एलिसन। हम देखते हैं दोनों को एक साथ काम दिया जाता है करने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उनको जानबूझ के एक साथ डाला गया था। जहां पर आइजैक इग्नोर करने का ट्राई करती है बार बार एलिसन को, और वहां पर वो साफ करते हैं कि उनकी हेट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आइजैक को जान से मारने का ट्राई किया था एलिसन ने 20 बार चाकू को बार बार मार के, बट तभी साफ करती है एलिसन उसके हिसाब से कोई ग्रजेस नहीं है उसके खिलाफ, जस्ट वो गुस्सा थी उस टाइम पे और उसे लगता था कि वो गलत है, इस वजह से किया, और वो सॉरी बोलना चाहती है उस चीज के लिए। और वहां पर दोनों शॉर्ट आउट करने वाले थे एक दूसरे से मैटर, बट तभी उस रूम का कोई गेट बंद कर देता है और पता चलता है आइजैक को छोटी जगहों से प्रॉब्लम होती है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया है, क्योंकि बचपन में उसके डैड उस पर टॉर्चर किया करते थे उसे बंद करके कमरे में, तो कहीं ना कहीं उसे डर था। हम देखते हैं वहां से भागने का ट्राई करता है बट वो कर नहीं पाता है, तो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है डरते हुए और हार्म करने का ट्राई करता है एलिसन को। और पता चलता है कि बाहर तो एक बड़ा सा वेंडिंग मशीन लगाया हुआ है गेट के पास, जिससे कोई गेट खुल ना सके, बट तब तक वहां पर पहुंच चुका था कोर्ट जान बचाने के लिए एलिसन की। और यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉरी फील करता है ऐसा कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, उसके अंदर से वो एंगर निकल आया। और ये समझते हुए एलिसन साफ करती है कि इस बार आइजैक की गलती नहीं थी, और यहाँ पर कोई चाह रहा है कि कोई गुस्सा करे और किसी को हार्म हो। और ये बात स्कॉट भी समझ चुका था और बोलता है शायद अब हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, और वो पूरा प्लान करते हैं रिवेंज लेने के लिए उन ट्विन से, जहाँ पर एलिसन उनकी हेल्प करती है उन गाड़ी को अनलॉक करने के लिए बिना चाबी के। और वहीं पर हम देखते हैं आइजैक उन गाड़ियों को लेके जाता है कॉरिडोर में भगाते हुए, और हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन पता करते ही कोर्ट उनके बाइक के पार्ट्स निकालने लगता है अपने बैग से, जिसको देख के दोनों ट्विंस को बहुत गुस्सा आने लगता है। बट एडन गुस्से में भागने लगता है उस कॉरिडोर के अंदर अपनी बाइक को वापस लेने के लिए, बट तभी हम देखते हैं आइजैक उसको बाइक थमा के दूर खड़ा हो जाता है, जिस मोमेंट पे सारे लोग बाहर आ जाते हैं और उनकी टीचर उन्हें डिटेंशन दे देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि कॉरिडोर में कौन अपनी बाइक लेकर आता है। और ये सारा प्लान बहुत अच्छे से स्कॉट का वर्क कर रहा था उनसे रिवेंज लेने का। और वहीं लिडिया को समझाने की कोशिश करता है स्टाइल्स कि डेट ना करे वो एडन को, और उससे दूर रहे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो भी एक अल्फा है। और ये इन्फॉर्मेशन लिडिया को बता देता है, बट लिडिया बोलती है उसका इस मर्डर से कोई रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो स्टाइल्स। पर स्टाइल बोलता है शायद है, तुम्हारे पास भी एक छोटा डॉग है और पहले काइल के पास भी एक छोटा डॉग था, शायद तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। बट हम देखते हैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है लिडिया, और बोलती है कि ये काम शेरिफ का है, शेरिफ को देखने दो, तुम अपना काम करो ना, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी स्टाइल टेंस्ड होता है कि शेरिफ को तो सारी बात पता ही नहीं है ना टाउन में क्या क्या हो रहा है, सुपरनेचुरल चीजें हैं, तो अपने डैड को किस तरह सब कुछ सौंप के जा सकता है। तभी उसको आइडिया आता है कि एक बंदा है जिसको सबके बारे में पता है और शायद उसकी हेल्प ले सकता है। और तभी पहुंचता है स्टाइल एलन के पास में, जो वेटनरी डॉक्टर है। हम देखते हैं साफ करता है स्टाइल कि टाउन में जो भी गड़बड़ होने लग रही है उसके बारे में सिर्फ आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपको सबके बारे में सब कुछ पता है, और यहाँ तक कि मेरे डैड को भी आधे से ज्यादा चीजें तो पता ही नहीं है, तो क्या इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। और यहाँ पर एलन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। और वही स्टाइल अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है एलन के साथ में और बोलता है कि ये सारे रिचुअल 2000 साल पहले इंग्लैंड में हुआ करते थे, इन रिचुअल को फॉलो करने वाले ग्रुप का नाम ड्रूइड था, वो ये सब करते थे इससे कि नेचर में बैलेंस बना रहे। बट अब कोई उन रिचुअल्स को फिर से रिपीट कर रहा है। बट हम देखते हैं एलन को ये सारी बातें पता थी, बट बोलता है कि मैं चाहता नहीं था कि ये सारी बातें शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता था 10 सालों से कि ऐसा फिर से कभी नहीं होने वाला है, और शायद ये चीजें ड्रूइड के लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्रूइड के लोग तो शांत और अच्छे नेचर के थे, वो बैलेंस बनाना चाहते थे नेचर के अंदर। बट जो इन सबको मार रहा है वो कोई साइकोपैथिक किलर है, और वो ड्रूइड के लोग नहीं है, और वो
ड्रोइड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कॉल आता है लिडिया का टाइल के पास में, और पता चलता है लिडिया का म्यूजिक टीचर भी गायब हो चुका है और उसके पास सिर्फ एक ऑडियो है जिसको सुनाते हुए डरने लगती है लिडिया, क्योंकि वहां पर खून के निशान भी थे। और वहीं एलन को डाउट था कि कोई पुराने रिचुअल को फिर से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको ढंग से करने नहीं आ रहे हैं। वो किसी तरह से एक वर्जिन, एक हीलर, फिलोसोफर या फिर एक वॉरियर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उनको पकड़ के सेक्रीफाइस कर रहा है। और तभी पता चलता है कि उनका म्यूजिक टीचर पहले एक सोल्जर था, और ये सोच के उन्हें टेंशन होने लगती है क्योंकि उनका एक और टीचर है जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और वो कोई और नहीं मिस्टर हैरिस है। तभी हम देखते हैं हैरिस के पास कोई आने लगता है, और ये देख के हैरिस घबराते हैं और वहां से उनका किडनैप हो जाता है। हम देखते हैं एलन लिडिया और स्टाइल के साथ वहां पर पहुंचते हैं, बट तब तक हैरिस का किडनैप हो चुका था, और वो सोचते हैं शायद किडनैप ना हुआ, अपने घर चले गए हो, बट ऐसा नहीं था क्योंकि उनका बैग और सामान वहीं पर रखा हुआ था। और ये सोचते हुए सब लोग टेंस होते हैं कि अब उनके साथ क्या करेगा वो बंदा। और तभी स्टाइल ध्यान से देखता है कि उनने एक बच्चे को आर मार्क्स दिए हुए हैं जो कोई ग्रेड था ही नहीं। तभी हम देखते हैं वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं और पता चलता है उन्हें लिखा था डिराक, जिसका मतलब समझाता है एलन कि कोई ऐसा ड्रूइड कम्युनिटी का बंदा जो गलत पाथ पे चल चुका हो, इविल चीजें कर रहा हो, उसको ड्रैक बोलते हैं। और शायद कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, जो भी ये बंदा है या फिर कोई कम्युनिटी है वो बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करने वाली है गलत मकसद के लिए। और वहीं पर तीनों लोग टेंस्ड होते हैं, और वहां हम देखते हैं अगले सीन में डेरिक अपनी बहन से शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही थी। और वहां पर डेरिक के घर पे आ चुके थे दोनों अल्फा, एनिस और काली, जो उन दोनों पे अटैक करते हैं, और यहाँ पर डेरिक और उसकी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। हम देखते हैं एक मोमेंट पे काली एक रोड निकालती है और सीधा गाड़ देती है डेरिक के आर पार, जिससे कि डेरिक बहुत बुरी हालत में हो जाता है। और इस हालत को देखकर वहां पर आ चुका था डकेलियन। हम देखते हैं वहां आने के बाद बोलते चलो अब थोड़ी शांति होगी और मैं बोलूंगा तो मुझे बीच में कोई टोकेगा नहीं। और यहाँ पर डेरिक की हालत खराब थी, और वहां पर डेरिक बोलता है उसकी बहन को छोड़ दो और उसको जाने दो। और डकेलियन उसकी बात सुन के उसे छोड़ भी देता है, और डेरिक उसे मना करता है कि उसके पास ना आए और दूर खड़ी रहे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे डकेलियन अपनी डील रखने की कोशिश करता है कि किसी तरह वो उसे अपने पैक में शामिल करना चाहता है अपनी टीम को मार के, जिसके लिए डेरिक साफ मना करता है कि वो अपने बेटास को नहीं मारेगा और वो किसी को भी नहीं मारने वाला है। बट तभी साफ करता है डकेलियन, मैं तुझे सबको मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ तुझे एक को मारना है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, एनिस ने ऐसा किया है और काली ने भी ऐसा ही किया था। मैं तुम्हें सिर्फ एक को मारने के लिए कहूंगा, बाकियों को तुम खुद ही मारना स्टार्ट कर दोगे। और यहाँ पर डेरिक की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून निकल चुका है, और डेरिक इसके लिए भी साफ मना करता है। और वहां पर काली उसके अंदर से रोड नहीं निकाल रही थी, जिससे डेरिक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और तभी डकेलियन डेरिक के फेस को हाथ लगा के बोलता है काली तुम सही कह रही थी, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। और तभी डकेलियन अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह वो अंधा हो गया था और उसी की बीटा ने उसको टेक ओवर करने की कोशिश की थी, बट उस हादसे में उस बीटा को मार के उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया डकेलियन ने। और समझ में आया कि वो अपने सारे बीटा को मार के उन सबकी पावर एब्जॉर्ब करके अल्फास का भी अल्फा बन सकता है, और इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और वो ये सब करेगा डेरिक के साथ भी, क्योंकि वो नए टैलेंट को ढूंढने लग रहा है। और उसके बाद डकेलियन वहां से चला जाता है, और यहाँ पर डेरिक की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, और वहां पर उसकी बहन भी कुछ नहीं कर पाई थी। और वही हम देखते हैं डेरिक ना चाहते हुए भी ये सब करने लगेगा। अगर उसने एक भी बीटा को मारा तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, और उस पावर के लिए इतना हंग्री हो जाएगा कि वो बार बार अपने दूसरे बीटास को भी मारने की कोशिश करेगा और अल्फा ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, जो राइट नाउ डेरिक नहीं चाहता है। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर कोट और आइसैक पे अटैक करते हैं दोनों अल्फा ब्रदर्स मिलकर, जिससे कि वो अपनी वेयरवुल्फ वाली फॉर्म लेते हैं और पटक पटक के मारते हैं आइसैक और स्कोट को। बट तब तक वहां पर डकेलियन अकेला आता है और दोनों को पनिशमेंट के तौर पे अपनी स्टिक से मारता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। और ये देख के स्कोट समझ जाता है कि यही डकेलियन है, और दोनों थोड़े डर चुके थे क्योंकि इस टाइम पे पटक के मारे जा सकते थे, बट डकेलियन ने उनकी जान बचाई है। क्योंकि डकेलियन का प्लान है, वो चाहता है कि डेरिक खुद इनको मारे, जिससे कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। और वहीं हम देखते हैं डेरिक को जो साफ कहता है अपनी बहन कोरा और आइसैक से कि वो टाउन छोड़ के चले जाएं, उसके घर पे ना रहे तो बेटर है, क्योंकि अब हालात खराब होने वाले हैं। जहां पर आइसैक बोलता है कोई मैंने गलती की है क्या, पर उनको डांट के वहां से भगा देता है। जहां पर हम देखते हैं आइसैक सीधा जाता है स्कॉट के पास, शायद रेस्क्यू लेने के लिए और उसके घर पे रहने के लिए, और शायद स्कॉट उसे हाँ भी कर दे। और वही लास्ट सीन में हम देख पाते हैं हैरिस को, जो हर बार तो बच के भाग जाता था बट इस बार नहीं बच पाया है, और उसको बांध के रखा हुआ है उस बंदे ने। बट हैरिस बोल रहा है मुझे पता है तुम्हारे बारे में और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें फाइंड आउट कर लेंगे कि तुम कौन हो।
और पता चलता है कि हैरिस इन सब मामलों के बारे में पहले से जानता था, बट वो बंदा फिर भी हैरिस को जान से मार देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस बड़े डाउट है, डकेलियन ये सब कर रहा है या फिर कोई और है, और ऊपर से डकेलियन के क्या प्लान है इन सब वेयरवुल्फ के लिए, वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम, और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना।